हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम सेकंड वीडियो लेकर आए हैं और इस टॉपिक का नाम, जैसा कि आपको पता है, मैं कंपटीशन के फिजिक्स जो है जीके, और जीके में भी कौन से लुसेंट के पढ़ा रहा हूं। तो इसमें हम जो नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट हमारा टॉपिक था किससे, मापन से रिलेटेड था, मात्रक से संबंधित था। सेकंड टॉपिक जो है हमारा वो गति, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मोशन। तो देखते हैं इसमें हम मोशन में क्या क्या टॉपिक आज कवर कर पाते हैं। एक इसी में उत्तोलक मतलब लीवर होगा, लेकिन उसके बारे में हम एक अलग से छोटा सा टॉपिक बना देंगे। बट आज हम कोशिश करेंगे कि मोशन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या जो लुसेंट की सामान्य ज्ञान जो होती है, उसमें जो क्वेश्चंस है वो लगभग लगभग मैं सारे कॉन्सेप्ट को कवर करूंगा यहाँ पर। फिर भी अगर आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बच्चों देखते हैं, पहले गति समझते हैं। गति क्या है? गति मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है समय के साथ में, तो हम उस वस्तु को बोलेंगे वो वस्तु कैसी है, गतिमान है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, देन वी कैन से ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, इसमें सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट आता है अदिश राशि। अदिश राशि किन राशियों को कहा जाता है? हम भौतिक राशियां बहुत सारी पढ़ते हैं, कुछ अदिश होती है, कुछ सदिश होती है। तो अदिश राशि किन राशियों को बोला जाता है? उन सारी राशियों को अदिश राशि कहा जाता है जिसमें दिशा का कोई भी महत्व नहीं होता है, सिर्फ परिमाण की जरूरत होती है। ऐसी राशियों को हम बोलते हैं अदिश राशियां। अगर मैं बात करूं उदाहरण की, तो द्रव्यमान, चाल, ऊर्जा, आयतन, दाब, ताप, समय, ये सबकी सब राशि है। और इसी में अगर हम बात करें तो धारा, धारा इलेक्ट्रिक करंट, ये भी हमारी कैसी है, अदिश राशि है। इसमें जो सदिशों के योग नियम का पालन नहीं करती है धारा, इसलिए हम कह सकते हैं वो भी कैसी राशि है, अदिश राशि। अगर मैं सदिश राशि की बात करें तो सदिश राशियां उन सभी राशियों को बोला जाता है, या वेक्टर क्वांटिटीज उन सारी क्वांटिटीज को बोला जाता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि फोर्स, फोर्स का क्या होता है भाई, किसी चीज को खींचना या किसी चीज को धक्का देना। तो आप डायरेक्शन का रोल प्ले हो रहा, धक्का देना मतलब आगे की ओर, और पुश कर रहे हैं मतलब पुल कर रहे हैं मतलब पीछे की ओर। तो डायरेक्शन का रोल है, परिमाण तो है ही है, लेकिन दिशा भी जरूरी है। इसलिए इस टाइप की राशियां जिसमें परिमाण भी जरूरत होती है और क्या होता है, दिशा भी जरूरत होती है, ऐसी राशियों को हम बोलते हैं सदिश राशियां या वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं उदाहरण देखूं, वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, इन राशियों को, जैसे मैं विस्थापन को लिखना चाहता हूं, जैसे विस्थापन को एस लिखा तो इसके साथ में एरो लगाते हैं, त्वरण को ए लिखते हैं तो ए के साथ में वेक्टर लगाएंगे। ये वेक्टर रिप्रेजेंट करता है राशि कैसी है, सदिश राशि है। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाली स्लाइड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब हम दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं दूरी और विस्थापन दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी है। दूरी की बात करूंगा तो ये एक अदिश राशि है, और विस्थापन की बात करूंगा तो ये कैसी है, सदिश राशि है। थोड़ा समझाता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात कर रहा हूं, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, इस टाइप से, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई। अगर मैं बात कर रहा हूं दूरी, तो जो कुल दूरी, कुल दूरी मतलब कुल दूरी ए से लेकर आखिरी तक, मतलब ये मेरी इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक, फाइनल पोजीशन तक जितनी लंबाई कवर की गई है वो उसकी क्या होती है, दूरी होती है। ये कैसी राशि होती है बच्चों? ये अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश। ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, कभी शून्य भी नहीं होती है। चलो अब विस्थापन को समझते हैं। विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है, सदिश। अब ये होता क्या है, तो इसको हम बोलेंगे, जैसे मैं ए बी सी डी ऐसे जा रहा था, लेकिन यहां पर ये जिगजैग रास्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको। एक पहला बिंदु होता है इनिशियल, इनिशियल पॉइंट, और यहां पर है फाइनल पॉइंट। तो यहां से लेकर यहां तक जो स्ट्रेट लाइन है वो उसकी क्या होगा, विस्थापन होगा। ये दिशा पर निर्भर करेगा। मान लीजिए ए यहां पर है और एक लास्ट पॉइंट में मैंने मान लिया ई यहां पर है, तो ये यहां गई, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीधी रेखा मतलब शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये समझ में आ गया। अब रहा मैटर कि भाई इसमें अगर इसको एक साइड, एक डायरेक्शन में जाएंगे, ए टू ई जाएंगे, तो इसको अगर हमने धनात्मक लिया, और ई टू ए आएंगे तो ये क्या होगा, ऋणात्मक। तो विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। शून्य कब होगा, जिस बिंदु से वस्तु ने चलना स्टार्ट किया था और घूम फिर के वो वापस उसी पर आ जाएगी, तो विस्थापन जितना गया उसको धनात्मक और वापस आया उसको ऋणात्मक।
तो ये शून्य भी हो सकता है, ये क्या क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है, जीरो शून्य हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये शून्य और ऋणात्मक नहीं हो सकता। ये कैसी राशि है, अदिश, और ये कैसी है, सदिश। तो दोनों क्लियर हुआ। ऐसा क्या, ऐसे ही अगर हम बात करें चाल और वेग, चाल और वेग, चाल की बात करूं तो ये कैसी राशि है, अदिश, और वेग की बात करूं तो ये कैसी राशि है, सदिश। याद रखिए, चाल कैसी राशि होती है, अदिश, और वेग कैसी होती है, सदिश। अगर इसके सूत्र की बात करूं तो सूत्र कैसे निकाल सकते हैं हम, चाल बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। और अगर इसकी बात करूं वेलोसिटी की, वेलोसिटी को हम वेग बोलते हैं, इसको हम वेग लिख देते हैं, और वेग होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड इट इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस इज स्पीड। तो आप ऐसा लिख सकते हैं। अगर इनकी एसआई मात्रक, अदर मात्रक की बात करें, एसआई मात्रक दोनों के सेम होते हैं, लेकिन ये राशि कैसी होती है, सदिश। इसका एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, और इसका भी क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। यस और नो, दोनों का एसआई मात्रक होगा। अगर विमीय सूत्र की बात करते हैं, विमीय सूत्र भी लिख लेते हैं, विमीय सूत्र होगा एल टी माइनस वन। क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस वन, इसका भी होगा एल टी माइनस वन, ये विमीय सूत्र हो जाएगा। तो ये टॉपिक भी समझ में आए होंगे, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम आते हैं त्वरण पर, त्वरण या मंदन। त्वरण और मंदन होता है क्या है, हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में जैसे हम एक्सेलरेट को तेज करते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है, वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो उसी को बोलते हैं त्वरण। त्वरण का मतलब होता है वेग में बढ़ना, है ना, रेट ऑफ डूइंग, क्या कह सकते हैं हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब समय के साथ में आपने क्या कर रहा है, उसके डिस्प्लेसमेंट में चेंज कर दिया, तो वो उसका क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। और वेलोसिटी में, अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंज करेंगे तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी में चेंज करेंगे तो त्वरण। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं, त्वरण एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसको हम लिख सकेंगे डी अपॉन डी टी, और यहां पर लिखेंगे वी। तो इसको हम पढ़ेंगे कि समय के साथ में परिवर्तन की दर, समय के साथ में वेग में परिवर्तन की दर को बोलते हैं त्वरण। लेकिन अगर यही त्वरण ऋणात्मक आ जाए, यही त्वरण ऋणात्मक मतलब अगर हम उसको डी एक्सलेट कर दें, जब हम गाड़ी को चला रहे हैं और उसको पीछे की तरफ ले जाए, मतलब कम कर दें स्पीड, तो उसी को मंदन बोलते हैं। क्या कहते हैं, मंदन। मतलब त्वरण का मतलब है रेस देना, रेस देंगे तो गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी, और अगर ब्रेक कहीं लगाना है हमें तो पहले रेस कम करनी पड़ेगी, रेस कम करते हैं वो क्या कर रहे हैं हम, वो कर रहे हैं हम मंदन। तो आई होप दोनों समझ में आ गया। दोनों का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। विमीय सूत्र की बात करेंगे तो एल टी टू दी पावर माइनस टू, ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। और दोनों ही कैसी राशि है, आपको वेक्टर लगा के बता दिया तो कैसी है, सदिश राशि है। चलो यहां तक आ गए होंगे। अब वृत्तीय गति की बात कर लेते हैं। आपको पता है अगर कोई पाथ है, वृत्ताकार पाथ है, सर्कुलर पाथ है, और कोई वस्तु उस पाथ पर गति करती है, तो उसको हम बोलते हैं, क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति। अगर एक समान चाल से चलती है, एक समान चाल से चलती है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति। ये यहां ये नोट करने वाली है, यह एक त्वरित गति होती है। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है या वृत्तीय गति है, ये कैसी गति है, त्वरित गति है। मतलब त्वरण बार बार हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि इसमें वेग की दिशा हर एक बिंदु पर बदलती जाती है। जैसे मैं यहां पर एक डायग्राम से समझाता हूं। यहां पर वस्तु है, लेकिन अगर वस्तु तो सीधे रास्ते में जाना चाहेगी, लेकिन इसकी दिशा हमें ऐसे घुमाना पड़ेगा, सर्कुलर चलाने में ऐसा घुमाना पड़ेगा, तो इसकी दिशा बदली, फिर से वस्तु ऐसी जाना चाहेगी, लेकिन हम इसको ऐसे ले जा रहे हैं, तो हर बार इसका क्या हो रहा है, दिशा बदल रही है। इसलिए हमें याद रखना है कैसी गति होती है, तो ये याद रखेंगे, ये एक त्वरित गति होती है। उसके बाद आता है कोणीय वेग। कोणीय वेग वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा एक सेकंड में जितने कोण से घूमती है, उसे उस कण का क्या बोलते हैं, कोणीय वेग बोलते हैं। इसको हम ओमेगा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, ओमेगा से। इसको हम लिख सकते हैं थीटा अपॉन टी। ये हमारा कोणीय विस्थापन, इसको क्या बोलेंगे, कोणीय विस्थापन। और यहां पर ये क्या है बच्चों, ये हमारा है समय। तो कोणीय विस्थापन और समय के अनुपात को हम बोलते हैं कोणीय वेग। क्या बोलते हैं, कोणीय वेग। अगर इसका रिलेशन हम रेखीय वेग से बात करते हैं तो ये हो जाएगा v अपॉन आर। यहां पर v क्या है, रेखीय वेग, और ये क्या है, कोणीय वेग। ये भी एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक की बात करें तो क्या जाना चाहिए, तो कोणीय वेग के लिए रेडियन,
और समय के लिए सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड इसकी इकाई होगी। इसका संबंध हमने रेखीय वेग से भी कर लिया, कोणीय वेग का, है ना। और इसका विमीय सूत्र बोलेंगे तो t-1, इसलिए इसे कोणीय आवृत्ति भी कहा जाता है। क्या बोला है, क्योंकि आपको पता है विमीय सूत्र क्या होता है आवृत्ति का, t⁻⁻1, तो ये भी t⁻⁻1 आ गया, इसलिए हम कोणीय वेग को कोणीय आवृत्ति भी कह सकते हैं। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं न्यूटन की गति। ये सब हमारे गति से संबंधित है। आज के टॉपिक हम कोशिश ये करेंगे कि सारे गति से संबंधित जो लुसेंट की जीके में दिए गए हैं फिजिक्स के, वो सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। न्यूटन के गति के नियम, मोटी मोटी बातें करेंगे, हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। डिटेल के लिए तो आपको 11th-12th फिजिक्स मेरी क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, उसमें बता दूंगा। तो न्यूटन की गति के नियम, न्यूटन की गति के वैसे हम 3 नियम पढ़ते हैं, लेकिन जो पहला नियम है इसको जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम भी बोलते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में देने वाले जो थे वो गैलीलियो थे, इसलिए हम इसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो पहले एक समझते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसी को गति का प्रथम नियम बोलते हैं, इसी को गैलीलियो का नियम बोलते हैं, और इसी को जड़त्व का नियम बोलते हैं। लेकिन ये नियम हमें देता क्या है, तो ये हमें बल की परिभाषा देता है। बच्चों याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं कि गति का प्रथम नियम हमें क्या देता है, तो आपको याद रखिएगा बल की परिभाषा देता है। बल की परिभाषा कैसे होंगी देखते हैं, पहले हम इसको समझते हैं। गणितीय रूप में बोलेंगे तो ये ए वेक्टर बराबर 0 होता है, इसको हम बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं, त्वरण। मतलब इसका ये मतलब है, इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में रहेगी, अगर कोई वस्तु एक समान गति से गतिमान है तो वो एक समान गति से गतिमान रहेगी, जब तक कि उसको उसकी गति में परिवर्तन करने के लिए कोई बाह्य बल ना लगा दिया जाए। इसका मतलब है स्थिर का मतलब क्या होता है, स्थिर का मतलब होता है त्वरण का मान 0 होना। एक समान गतिमान होने का मतलब क्या होता है, एक समान गतिमान होने का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब भी होता है त्वरण 0 होना। यूनिफॉर्म मोशन में भी त्वरण 0 होता है, और स्थिर गति में स्थिर अवस्था में भी त्वरण क्या होता है, 0 होता है, और ये प्रथम नियम भी है। अगर मैं बोलूं कि F = ma होता है, तो त्वरण अगर 0 हो गया तो बल भी क्या हो जाएगा, 0 हो गया। ठीक है, तो ये चीज मोटी मोटी बात याद रखें, ये बल की परिभाषा देता है, और इसका गणितीय सूत्र ये होता है, जैसा मैंने थ्योरी में आपको बताया वैसा लिख सकते हैं। अब आता है जड़त्व। जड़त्व क्या होता है, जड़त्व होता है किसी चीज का विरोध करना, और यहां पर हम जड़त्व की बात करेंगे तो जड़त्व किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगर कोई वस्तु स्थिर में है तो वो गति में जाने का विरोध करती है, अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वो स्थिर अवस्था में आने का विरोध करती है। और विरोध करने की ऐसी घटना को हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं, जड़त्व। जितनी ज्यादा द्रव्यमान होगा किसी वस्तु का, उसका जड़त्व उतना ही होगा। देखिए एक बार पढ़ लेते हैं, बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को ही क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इनर्शिया या फिर जड़त्व कहते हैं। ये जड़त्व भी 3 प्रकार के होते हैं, एक स्थिर अवस्था का जड़त्व, एक गति अवस्था का जड़त्व, और एक दिशा का जड़त्व। स्थिर अवस्था का जड़त्व के बहुत सारे उदाहरण है, जैसे हम गाड़ी पर बैठे हैं और गाड़ी पर पीछे कोई बैठा हुआ है और उसको पता नहीं और हमने गाड़ी चला दी, तो पीछे झुक जाएगा। क्यों क्यों कारण क्या है पीछे झुकने का, क्योंकि पहले पूरी बॉडी, गाड़ी भी स्थिर अवस्था में थी, वो व्यक्ति भी स्थिर अवस्था में था, लेकिन गाड़ी को मोशन दे दिया तो उसकी ऊपर वाली बॉडी किस में रहना चाहेगी, स्थिर अवस्था में, इसलिए वो पीछे की ओर बेंड हो जाता है। लेकिन जब हम बस वगैरह से कहीं से ऐसी चीजों से जाते हैं तो आपने देखा होगा कि सडनली अगर ब्रेक लगा देता है ड्राइवर तो हम आगे की ओर झुकते हैं। इस केस में हम पीछे नहीं झुकते हैं, आगे की ओर झुकते हैं, क्योंकि जब बस गतिमान होती है तो हमारी बॉडी भी उसके साथ में गतिमान होती है, लेकिन जैसे वो ब्रेक लगाते हैं तो जो बस है वो किस में जाती है, स्थिर अवस्था में, लेकिन हमारी बॉडी किस में रहना चाहेगी, गतिमान अवस्था में रहना चाहेगी। इसलिए हम कहां झुकते हैं, कहां गिरते हैं, अगर बस रुक जाए, चलती बस सडनली रुक जाए तो आगे की ओर, और अगर हम रुके हुए हैं और सडनली कोई चीज चल जाए तो हम किधर झुकेंगे, पीछे की ओर। ऐसा ही जैसे आपने देखा होगा कि भाई अमरूद तो तोड़ा ही होगा आपने पेड़ में से, लेकिन आप पत्थर से मार के तोड़ने की कोशिश करते हैं, और कई बार ऐसा होता है पेड़ पे चढ़ जाते हैं और फिर वो डंडी को ऐसे करके ऐसे हिलाते हैं, तो वो अमरूद क्या होता है, एक लिमिट तक जब तक उसमें जड़त्व है, जब तक विरोध कर सकता है तब तक तो रहेगा, लेकिन एक समय के बाद में वो क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली वो फल क्या हो जाता है, उसमें से टूट जाता है। ऐसे ही हमारे पास ठंड का मौसम आता है, रजाई गद्दे हम निकालते हैं तो हम कहते हैं एक लकड़ी लाओ और उससे थोड़ा सा उसको उसके धूल वगैरह निकाल दो, लकड़ी से हम मारते हैं तो आपने देखा होगा डस्ट के पार्टिकल क्या होते हैं, बाहर आते हैं। तो ये सब किसके उदाहरण हैं, ये जड़त्व के उदाहरण हैं। कोई स्थिर का हो सकता है,
कोई गति का हो सकता है या कोई दिशा का। दिशा का क्या है, जैसे हम तेजी से स्पीड से चल रहे हैं और हमें लेफ्ट टर्न या राइट टर्न लेना होता है, तो आपको पता होगा गाड़ी स्लिप हो जाएगी अगर हम स्पीड कम नहीं करेंगे तो। कारण क्या है, क्योंकि वहां पर कौन सा रोल प्ले होगा, कौन सा जड़त्व काम करेगा, दिशा का जड़त्व काम करेगा बच्चों। तो जड़त्व से संबंधित एक चीज और नोट करना चाहिए, जड़त्व किस पर निर्भर करेगा, वस्तु के द्रव्यमान पर। जड़त्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वस्तु के द्रव्यमान पर। वस्तु के द्रव्यमान पर जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा वस्तु का, उतना ही ज्यादा जड़त्व होगा। जैसे अब मैंने आपको दो फुटबॉल रख दी ग्राउंड में, क्या रख दी, दो फुटबॉल, एक लोहे की है और एक सिंपल जो फुटबॉल होती वो, और दोनों का कलर एक जैसा कर दिया मैंने। अब मुझे बताइए, अगर आपने गए और आपसे बोला कि दोनों फुटबॉल को आप किक करिएगा, तो कौन सी फुटबॉल अपोज ज्यादा करेगी? भाई डेफिनेटली जो मेटल की बनी है, धातु की बनी है, वो ज्यादा अपोज करेगी। हो सकता है आपका पैर फ्रैक्चर हो जाए। कारण क्या है, उसमें द्रव्यमान अगर ज्यादा है उसका, तो वो पहले केस में ग्राउंड पर रखी है, मतलब कौन सी अवस्था में है, स्थिर में है, तो वो किसका अपोज करेगी, गति में आने का अपोज करेगी। इसलिए उसके पास कौन सा जड़त्व है, स्थिर अवस्था का जड़त्व। अब ऐसी कोई चीज तेजी से आ रही है और आपको रोकना चाहेंगे, तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसका जड़त्व ज्यादा है, वो अपोज करेगी रुकने का, अपोज करेगी रुकने का। तो आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। तो और ऐसे ही गतिमान अगर कोई दिशा बदलेंगे सडनली, तो अगर द्रव्यमान ज्यादा है तो गाड़ी के फिसलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। मतलब कारण यह है कि इस दिशा में जा रहा है, तो अगर हम उसको ब्रेक नहीं लगाएंगे, टर्न लेंगे, तो वो उधर स्लिप होने के चांसेस हो जाएंगे। तो ये सब डे टू डे लाइफ में हम जो देखते हैं, किसके उदाहरण समझ में आते हैं हमें, जड़त्व के आते हैं, तीनों प्रकार के जड़त्व। आगे देखते हैं। हाँ, अब हमें और समझने की चीज है संवेग। संवेग क्या होता है, तो संवेग हम समझते हैं, संवेग हम इसको p से दर्शाते हैं, एक सदिश राशि होती है। ये द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और वेग का क्या होता है, गुणनफल होता है। यहाँ पर m द्रव्यमान है और v क्या है, वेग है। और ये कैसी राशि है, तो ये एक याद रखना हमें, सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है बच्चों, सदिश राशि होती है। इसका एसआई मात्रक की बात करें तो एसआई मात्रक क्या होगा, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड। इसका क्या होगा, किलोग्राम, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और वेग के लिए मीटर पर सेकेंड। इसका विमीय सूत्र की बात करेंगे तो क्या होगा, तो विमीय सूत्र की अगर हम बात करते हैं तो विमीय सूत्र हो जाएगा m L1 t माइनस 1। ये किसका आ जाएगा, वेग का। अब मैंने वेग के साथ आवेग क्यों लिखा, अरे भाई वेग और आवेग एक ही चीज है, थोड़ा सा समझने का मैटर है बस। अब वेग, संवेग क्या है और आवेग क्या है, थोड़ा समझाता हूं मैं आपको। जैसे आप क्रिकेट तो खेलते ही होंगे, या क्रिकेट खेलते हुए आपने देखा ही होगा, तो क्या होता है जब बॉलर बॉलिंग करता है, तो वो बॉल के पास क्या होता है, संवेग होता है। क्या होता है, क्योंकि बॉल का कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होता है, और वो बॉलर उसको क्या दे देता है, वेग दे देता है, तो उसके पास क्या होता है, संवेग होता है। लेकिन जैसे बैट्समैन के पास जाती है वो बॉल, दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है, तो वेग में क्या हुआ, परिवर्तन। देखो द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं, जो उसका पहले द्रव्यमान था, जो बॉलर के पास थी तब भी वही द्रव्यमान था, और बैट्समैन ने जब बॉल को बीट किया तब भी उसका द्रव्यमान वही था। तो चेंज किस में आया, वेग में आया। और वेग में अगर चेंज आया तो किस में आ गया, संवेग में चेंज आ गया। तो संवेग में परिवर्तन को ही क्या कहा गया है, आवेग कहा गया है। फिर से मैं बोल रहा हूं, क्या किसको कहेंगे, आवेग। वेग, संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है, संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है उसी को बोला है आवेग। तो दोनों का एसआई मात्रक भी सेम रहेगा, विमीय सूत्र भी सेम रहेगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब हम कवर करते हैं न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को समझते हैं। ये अगर देखा जाए तो ये प्रथम नियम का ही दूसरा अंग है। और ये देखो, पहला नियम हमें परिभाषा दे रहा था बल्कि, और ये क्या दे रहा है, गणितीय सूत्र दे रहा है, जिसको हम F इक्वल टू एम ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू एम ए। और इसी को लिख सकते हैं F इक्वल टू, ये सदिश राशि होती है, एम ए को क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन टी, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारा गणित क्या है, ये गणितीय रूप है सेकंड नियम का, है ना, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है, ये समय है, और ये क्या है, द्रव्यमान है। अब न्यूटन की गति के तृतीय नियम की बात कर लेते हैं, और इसी में संवेग संरक्षण का नियम भी बात करते हैं। भाई न्यूटन की गति का प्रथम तृतीय नियम क्या बोलता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब प्रत्येक क्रिया के बराबर एंड विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, लेकिन ये दोनों अलग अलग वस्तु से होती है, ध्यान रखिएगा, अलग अलग वस्तु से होती है। तो अगर मैं इसको गणित रूप में लिखूंगा F12 इज इक्वल टू F21, लेकिन अगर एक पर बल लगा तो लगाने वाला कौन सा, दूसरा, दूसरे पर बल लगा तो लगाने वाला कौन सा, पहला। लेकिन दोनों की दिशा क्या होती है, अपोजिट होती है, तो एक में हम ऋणात्मक लगा देते हैं। ठीक है, और न्यूटन की गति का तृतीय नियम है, इसी के आधार पर क्या काम करते हैं, रॉकेट, रॉकेट प्रोपल्सन जो होता है,
ठीक है। रॉकेट नोदन जो होता है वो न्यूटन की गति के तृतीय नियम या संवेग संरक्षण नियम पर आधारित होता है। कई बार मैंने देखा है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसा पूछा गया है कि भाई रॉकेट का जो नोदन किया जाता है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो या तो आपके पास संवेग संरक्षण का नियम लिखा होगा या न्यूटन की गति का तृतीय नियम लिखा रहेगा, तो उनमें से आप एक कोई होगा उसमें, तो वो लगा सकते हैं आप। जनरली संवेग संरक्षण का नियम आता है। ठीक है। अब ये संवेग संरक्षण नियम क्या है, तो संवेग संरक्षण नियम ये होता है कि कुल प्रारंभिक संवेग हमेशा कुल अंतिम संवेग के बराबर होगा। फिर से बोल रहा हूं, मतलब कुल संवेग हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। कुल संवेग हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। मतलब कुल जो प्रारंभिक संवेग था वही कुल अंतिम संवेग के बराबर रहेगा, उसमें कोई कमी या कोई ज्यादापन नहीं आएगा। चलो डिटेल में इसके बारे में नहीं डिस्कस करते हैं ना। संवेग का अगर देखना है तो मेरे 11th में कुछ वीडियो बनेंगे, उसमें आप देख सकते हैं। बट अभी मैं मोटे मोटे तौर पर आपको सिंपल फिजिक्स जो है वो समझाता हूं। अब एक चीज और हमें ये गति से संबंधित समझना है, जिसको हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, और दूसरा होता है अपकेंद्रीय बल, जिसको छदम बल बोल भी कहते हैं। छदम मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है, बट चीजों को समझने के लिए हम एक बल इमेजिन कर लेते हैं, ऐसे बल को हम बोलते हैं छदम बल। इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर कोई वस्तु, पहली बात तो ये अभिकेंद्री बल है, किसी वस्तु को सर्कुलर मोशन करवाने के लिए, वृत्तीय गति करवाने के लिए बहुत आवश्यक बल है, इसके बिना काम नहीं होगा। तो हम मान के चल रहे हैं कोई वस्तु एक सर्कुलर पाथ में गतिमान कर रही है, तो इसमें जो बल की दिशा होगी वो केंद्र की ओर होती है। ये वस्तु के वृत्ताकार पथ में चलाता है और इसका सूत्र क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम क्या है, कोई वस्तु जो गति कर रही है उसका द्रव्यमान, वी मतलब जिस लीनियर वेग से जो कर रही है वी, और आर क्या है, इसकी त्रिज्या, जो वृत्तीय पथ है उसकी त्रिज्या। तो बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई भी वस्तु गतिमान कैसे सर्कुलर पाथ में गतिमान नहीं होती है। अगर मैं आपको उदाहरण दूं कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन यहां पर एक फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेकिन यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किससे बैलेंस होता है, तो वहां पर होता है वही अभिकेंद्रीय बल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। और अच्छे से समझते हैं, सोलर सिस्टम होता है, सोलर सिस्टम में आपको पता है ग्रह जो होते हैं सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, तो ग्रह और सूर्य के बीच में क्या, कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन गुरुत्वाकर्षण को बल ही ऑटोमेटिकली कौन सा बल जनरेट कर लेता है, तो वो अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स है। तभी मतलब जहां पर भी वृत्ताकार पथ में कोई वस्तु गतिमान है तो वहां पर कौन सा बल रिस्पॉन्सिबल है, तो वो अभिकेंद्रीय बल है। इसका ऐसा ही मात्रा है कि इसका विमीय सूत्र वही होगा जो बल का है, तो कोई अलग से टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है या अपकेंद्रीय बल क्या है, तो अपकेंद्रीय बल आपने देखा होगा, जब हमने बचपन में हमने तो देखा, अब आप लोगों ने देखा है नहीं देखा है, हमारी मम्मी क्या लेती थी, मटका लेती थी और मटके में दही लेती थी और दही में कुछ ऐसी लकड़ी से ऐसे ऐसे घुमाती, तो आप देखते होंगे या आपने देखा होगा, कभी देखिएगा आप, तो देखते हैं कि ऊपर मक्खन आ जाता है। भाई वो मक्खन आने का कारण क्या है, मक्खन आने का कारण है यहाँ पर अपकेंद्रीय बल, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो दूध से मक्खन का निकलना, या जो मक्खन जो होता है वो निकलना दूध से या दही से, जिससे भी आप निकालना चाह रहे हैं, तो वो जो मक्खन से मक्खन निकलता है, बाहर आता है, वो किस कारण से आता है, तो वो अपकेंद्रीय बल। कई बार ये पूछा गया है, मैंने देखा है कि ये पूछ लेते हैं कि भाई दूध से मक्खन का निकलना कौन सा बल इसमें जिम्मेदार है, तो आपको याद रखना है अपकेंद्रीय बल। दूसरा, कपड़े सुखाने की मशीन, जो मशीन होती है कपड़े सुखाने की, ये भी क्या करती है, वाटर को इवोपरेट कर देती है, तो इसके कारण भी ये क्या हो जाता है, कपड़े सूख जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है हमारे गति से संबंधित। तो मुझे लग रहा है कि आज के टॉपिक में इतना ही मैंने आपको कवर किया है, फिर भी एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। पहला है, कितने टाइप की क्वांटिटीज होती है, दो प्रकार की, एक अदिश राशि एक सदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। दूसरे बात करेंगे दूरी और विस्थापन क्या होते हैं, तो जो एक्चुअल लंबाई होती है प्रारंभिक से अंतिम बिंदु तक की, वो क्या होती है, दूरी होती है। और विस्थापन क्या होता है या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच में जो न्यूनतम दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन। उसके बाद में है त्वरण। त्वरण और मंदन का थोड़ा सा फिर से मैं बताता हूं। देखो परिभाषा तो कई भी हो जाती है, लेकिन हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। त्वरण क्या है, त्वरण मतलब होता है वेग का बढ़ना, समय के साथ में वेग का बढ़ना। और मंदन क्या होता है, जिसको रिटार्डेशन कहते हैं, वेग का समय के साथ में कम होना। जैसे गाड़ी चला रहे हैं और रोड अच्छा क्लियर है,
तो हमने स्पीड बढ़ा दी, तो ये वेग बढ़ा दिया, इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेग बढ़ा दिया, तो ये क्या हुआ, हमने क्या किया, त्वरण किया। लेकिन सडनली अगर ब्रेकर आ गया तो हमने क्या किया, ब्रेक को थोड़ा मतलब उसकी रेस को क्या कर दिया, कम कर दिया, मतलब हमने डीएक्सेलरेट कर दिया, मतलब उसको क्या बोलेंगे, मंदन कर दिए हमने। ठीक है, फिर वृत्तीय गति कर दी हमने, वृत्तीय गति को पढ़ा। फिर न्यूटन की गति के 3 नियम हमने पढ़ लिए, जिसमें हमें एक कॉन्सेप्ट और आया था जिसको हमने बोला था इनर्शिया। इनर्शिया को हम जड़त्व कहते हैं, है ना। और अगर हम इसमें देखें तो फिर हमने संवेग और आवेग को समझा, संवेग और आवेग को समझा। ठीक है, आवेग का एसआई मात्रक न्यूटन सेकंड भी हो सकता है, और यही किसका हो सकता है, मोमेंटम का भी हो सकता है। आपने ये आवेग का एक और कॉन्सेप्ट हमें समझ में आता है, आपने देखा होगा कि जो एक्शन हीरो होते हैं वो हमें जंप करते हुए दिखाई देते हैं कि भाई जंप कर रहे हैं, तो क्या वो डायरेक्ट ग्राउंड पर जंप करते हैं, नहीं, नीचे बहुत सारी गद्दियां लगाई दी जाती है। कारण क्या है, कारण क्या है, टाइम को इंक्रीज करने के लिए। फोर्स इंटू टाइम होता है, फोर्स इंटू टाइम, अगर टाइम इंक्रीज हो जाएगा तो उन पर बल लगने के चांसेस, मतलब उनके चोट लगने के चांसेस कम से कम हो जाएंगे। तो ये भी सब सारे फिजिक्स कॉन्सेप्ट है। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, अगर हम कोई ऐसी मूवीज वगैरह की बात करें जो सारे कॉन्सेप्ट हैं, कहीं एक्शन की बात करें, तो ये सब क्या है, या तो न्यूटन के नियम है, या आवेग या संवेग, या ऐसे कोई अदर कॉन्सेप्ट है। वैसे में डिटेल में अगर पढ़ना है तो आपको मेरी क्लास 11th को अटेंड करना पड़ेगा, बाकी एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। आई होप समझ में आएगा, फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।